अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो के अंदर हमने बहुत ही आसान से टॉपिक पढ़ने हैं, दैट इज़ पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक, यानी कि बच्चों के अंदर ऑर्थोपीड्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ने हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप को, जिसमें हिप जॉइंट जो है वो डेवलपमेंटली डिस्प्लेस होता है। हिप जॉइंट आपको पता है क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ना। फॉर एग्जाम्पल एसिटाबुलम होता है और इसके अंदर जो फीमर का हेड है उसने फिक्स होना होता है, तो या तो हेड ठीक से नहीं बन रहा होता, या एसिटाबुलम जो है वो ठीक से बनता नहीं है, या बहुत शैलो होता है और ये उसके अंदर फिक्स नहीं हो सकता। ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड चीज पढ़नी है, इसको कहते हैं कंजेनाइटल क्लब, इसको कहते हैं कंजेनाइटल टेलेपस इक्वाइनोवेरिस, और इसी को हम क्लब फुट भी कहते हैं। जो आपने बच्चों का फुट देखा होगा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज फ्लैट फुट देखनी है। फ्लैट फुट इसलिए कि इनकी जो आर्चेज होती हैं, फुट आर्च है, या तो वो बनी नहीं है या वो कोलैप्स हो जाती है। अभी तस्वीर दिखाती हूँ। पार्थस डिजीज ये होता है बेटे कि जो फेमरिस का हेड है ना, उसकी जो ब्लड सप्लाई है वो एकदम से इंटरप्ट होती है। जब ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होती है तो वहां पे ए वैस्कुलर नेक्रोसिस शुरू हो जाती है। उसके बाद ये वाली जो डिजीज है इसको हम लोग कहते हैं स्लिप्ड अपर कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस। इसमें जो फेमोरल हेड है वो ऊपर से स्लिप हुआ हुआ होता है। किस तरह, वो भी तस्वीरें देखते हैं। लास्टली बेटे हमने बात करनी है एकॉन्ड्रोप्लेजिया की। एकॉन्ड्रोप्लेजिया बोनेपन की एक कॉज बनता है, और इसका जो बेसिक मसला होता है वो ये होता है कि जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर वाली जीन है उसके अंदर म्यूटेशन होती है, ठीक है। अब जब उसके अंदर म्यूटेशन होती है तो उस म्यूटेशन की वजह से इन बच्चों की जो ग्रोथ है ना वो ठीक से नहीं हो पाती। पहले ही कुछ तस्वीरें देखते हैं और फिर हम लोग इन चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। दिस इज डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप जॉइंट। नॉर्मली आपको पता है कि एसिटाबुलम जो है वो इस तरह इसकी नॉच होनी चाहिए ताकि उसमें फीमर का हेड फिक्स हो सके, लेकिन इन बच्चों के अंदर आप देखें कि एसिटाबुलम ना तो ठीक से बना है, अगर बना हो तो बहुत शैलो होता है और उसमें हेड फिक्स नहीं हो सकता। दिस इज डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप जॉइंट। नंबर 2 जो आपको पढ़ाना है वो क्लब फुट है। क्लब फुट की जो रीजन है एग्जैक्ट नहीं पता, इसका कोई सिंगल जीन डिफेक्ट भी हो सकता है, मल्टीपल डिजीजेस के साथ एसोसिएशन भी हो सकती है, लेकिन ये कंप्लीटली ट्रीटेबल है। थर्ड चीज जो मैंने आपको बताई फ्लैट फुट की, बेटे नॉर्मल फुट में आप देखें तो ये आर्च जो है ये प्रेजेंट होती है, फ्लैट फुट में ये आर्च खत्म हो जाती है, ठीक है, जिसको पेस प्लानस भी कहते हैं। फोर्थ चीज जो मैं आपको बता रही थी पार्थस डिजीज, उसमें ये होता है कि एकदम से जो फेमोरल हेड सप्लाई है ये अक्लूड हो जाती है, ब्लड नहीं जाता, तो वहां पे नेक्रोसिस शुरू हो जाती है। और ये बेटे स्लिप डिस्क की हम बात करेंगे। स्लिप डिस्क आप यहाँ पे भी देखते हो कि किस तरह से इसकी जो नेक होती है वो स्लिप हुई होती है, और उसकी वजह से ये स्लिप्ड अपर कैपिटल फेमोरल एपिफाइसिस बनता है। एंड लास्टली दिस इज एकॉन्ड्रोप्लेजिया। डिमार्फिज्म होता है, अजीब एसिमेट्रिकल डिमार्फिज्म होता है, हाथ पांव छोटे छोटे होते हैं, चेहरा बहुत बड़ा, और इस तरह के फीचर्स होते हैं, ठीक है। सो ये एकॉन्ड्रोप्लेजिया पढ़ना है। स्लिप डिस्क की बात हम लोग करेंगे। उसके बाद ये नेक्रोसिस पार्थस डिजीज है, पेस प्लानस है, उसके बाद क्लब फुट है, और कंजेनाइटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप है, ठीक है। अब आपने तस्वीरें देख ली, आपको होपफुली याद रह जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हमने पढ़नी है। सो बेटे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप जॉइंट। ये जो डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप जॉइंट है, या ये जितने भी पोर्शन हैं इनको एक बार पढ़ लें, इनका कॉन्सेप्ट जहन में रख लें। मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं आते यहाँ से। सो डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप के बारे में क्या बताता है कि कह रहे इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जिसमें जो एक नॉर्मल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनना था ना, नॉर्मल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हिप के लेवल पर बनता है वो जॉइंट यहाँ पर फॉर्म नहीं होता। नॉर्मल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट डेवलप ही नहीं होता प्रॉपरली, ठीक है, डू नॉट डेवलप प्रॉपरली। कंजेनाइटिकली ऐसा होता है, यानी पैदाइशी तौर पे वो डेवलप नहीं होता। उसके बाद वो कहता है कि इसकी रीजन या तो ये हो सकती है कि जो एसिटाबुलर नॉच है जिसके अंदर इसने फिक्स होना था, या तो वो सिरे से बनी ही नहीं, या बहुत शैलो थी कि उसके अंदर जो फीमर का हेड है वो प्रॉपरली फिक्स नहीं हो सका। ये कंडीशन जो है जब होगी तो जाहिर है हमारे पास हिप डिसलोकेशन होगी। हिप डिसलोकेशन रिड्यूसेबल या इरिड्यूसेबल होगी डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिनेरियोज। उसके बाद कहता है कि ये कंडीशन जो है हो सकता है यूनिलेटरल हो और इवन बायलेटरल, यानी पेशेंट की जो बच्चा है उसकी जो दोनों तरफ के हिप जॉइंट्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम ओवरऑल इस कंजेनाइटल डिजीज की बात करें तो ये हर लाख में से या हर 1000 लाइव बर्थ में से 2 लोगों को होती है। और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखना है कि गर्ल्स में ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। ओके, उसके बाद बेटे नेक्स्ट चीज़ वो कहता है कि इसकी टियोलॉजिकली या इसका जो सिनेरियो देते हैं उसमें कुछ टियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आपने याद रखनी है। ये फाइंडिंग कि मोस्टली ये वाली जो बच्चियाँ होती हैं ये ब्रीच डिलीवरी के थ्रू पैदा होती हैं, इनमें फैमिली हिस्ट्री ऑलरेडी
हिप डिस्प्लेसिया की मौजूद होती है। थर्ड चीज़ ये कि ये स्पाइना बाइफिडा भी हो सकता है इनके अंदर। स्पाइना बाइफिडा क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में आता है, ठीक है। और कुछ रेशियल फैक्टर्स भी हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब अगर हम इंपॉर्टेंटली क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे कि अगर एक बच्ची का डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया हिप का है तो क्या फीचर्स अपेयर होते हैं, तो आपकी बुक के अंदर उन्होंने दिखाई भी है कि एक्सटर्नल क्रीज जो है ना वो बड़ी हाई एंड ऊपर बड़ी डोमिनेंट, में तस्वीर एंड पे दिखाती भी हूँ, एक्स्ट्रा हाई क्रीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होती है, एक्स्ट्रा हाई क्रीज प्रेजेंट होती है। नंबर 2 आपने याद रखना है कि इनकी जो एबडक्शन होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, ठीक है। सो एबडक्शन क्या होती है, लिमिटेड होती है। जब भी एक्सरसाइज या ज़्यादा वॉक करें तो पेन होता है। और नंबर 3 लिम्पिंग होती है या लिम्प कह दें, यानी वो लड़खड़ा के चल रही होती है, प्रॉपरली चल नहीं सकती है। क्लिनिकली इन्वेस्टिगेट करने के लिए बेटे 2 टेस्ट हैं, उनको एलिसिट करना तो यहाँ मुश्किल हो जाएगा, आपने इसको यूट्यूब पे ज़रूर देखना है। 2 टेस्ट होते हैं, एक आर्टोलॉनी टेस्ट होता है और एक हमारे पास बार्लो टेस्ट होता है, ठीक है। सो नंबर 1 क्लिनिकल टेस्ट क्या होता है, आर्टोलॉनी टेस्ट होता है। मैं वो बताऊंगी, आपको समझ नहीं आएगी इसलिए आपने देखना है। नंबर 2 और फिर मुझे बताना है कि आपने देख लिया है। नंबर 2 क्या होता है, बार्लो टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेट अगर करना चाहें तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड भी करते हैं और एक्सरे भी करें तो उससे भी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। फाइनल चीज़ है बेटे इसका ट्रीटमेंट, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो एज वाइज जो है वो वेरी करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है यानी न्यूनेट है, तो न्यूनेट के अंदर हम क्या करते हैं कि हिप को फ्लेक्स करते हैं और एबडक्ट करके ना इसी पोजीशन में वेरियस स्प्लिंट की मदद से उसको रिटेन रखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना होता है, फ्लेक्स करना होता है और उसकी जो हिप है उसको हम क्या करते हैं, एबडक्ट करते हैं। हिप्स को फ्लेक्स और एबडक्ट करते हैं, देन उसी पोजीशन में विद द हेल्प ऑफ वेरियस स्प्लिंट उसको रिटेन रखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर वो कहता है कि इन्फेंट है तो इन्फेंट में मोस्टली हम लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो जाए तो फिर हमें क्या करनी पड़ती है, ऑपरेटिव मैनेजमेंट करनी पड़ती है। टॉडलर जो होते हैं उनके अंदर हम ऑपरेटिव मैनेजमेंट करते हैं, किस तरह से ओपन रिडक्शन करते हैं एंड उसके बाद बोनी अलाइनमेंट जो है वो उसको दोबारा से करते हैं, ठीक है। ओपन रिडक्शन विद बोनी री अलाइनमेंट जो है वो नेसेसरी होती है फॉर ओपन रिडक्शन, शुड बी कैरिड आउट आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल के बाद ये कर लेनी चाहिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा लाइक ओल्डर हो गया है, जैसे 6 साल या उससे ऊपर हो गया है, तो फिर सर्जरी का इतना फ़ायदा नहीं होता। तो न्यूनेट में हम पोजीशन जो है वो फिक्स करते हैं, इन्फेंट के अंदर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं, 1 साल के बच्चे में ओपन रिडक्शन एंड विद फिक्सेशन यानी हम उसकी सर्जरी करके री अलाइनमेंट करते हैं। और अगर वो इससे बड़ा हो जाए तो फिर ऐसा सर्जरी का फ़ायदा नहीं रहता, ठीक है बेटे। तो ये आसान सा डेवलपमेंटल हिप डिस्प्लेसिया है। नंबर 2 कंडीशन जो है उसको हम लोग कहते हैं क्लब फुट, ठीक है। अब क्लब फुट आपको तस्वीर दिखाई है कि इनके पाँव जो हैं वो अंदर की तरफ क्या होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। ये भी एक कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटी है और ये इफेक्ट कर सकती है 1 या इवन कुछ लोगों के आपने देखा होगा दोनों फीट्स इफेक्टेड होते हैं, ठीक है। दोनों फीट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद कहते हैं इन पेशेंट के अगर आप फीट देखें तो फीट के साथ मसला क्या होता है कि वो इंटरनली रोटेटेड होते हैं और एडक्टेड होते हैं क्योंकि वो अंदर की तरफ रोटेटेड होते हैं, ठीक है। अगर हम इनको ट्रीट करें तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और इवन के खेल में भी हिस्सा ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसकी क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं या तो स्ट्रक्चरल क्लब फुट होता है या फिर हम कहते हैं पोस्चरल, यानी पोस्चर की वजह से ऐसा है। ज्वाइंट्स में मसला हो सकता है, यानी आपका जो सब टेलर ज्वाइंट है वहाँ पे इन्वर्जन डिफॉर्मिटी हो सकती है। जो टेलिनो नेविक्यूलर ज्वाइंट है वहाँ पे एडक्शन डिफॉर्मिटी हो सकती है या वेरस डिफॉर्मिटी होती है। वेल्गस में वो अवे जा रहा होता है, वेरस में अंदर आ रहा होता है, तो वेरस डिफॉर्मिटी हो सकती है, ठीक है। बात आ जाती है इटियोलॉजी की बेटे, तो इटियोलॉजी में आपने याद रखना है कि वो कहता है या तो ये किसी सिंगल जीन डिफेक्ट की वजह से होगा, ठीक है। क्या होगा, सिंगल जीन डिफेक्ट होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि एसोसिएटेड हो बहुत सारी अदर कंडीशंस के साथ, जैसे कि एडवर्ड सिंड्रोम के साथ या एहलर-डैंडल सिंड्रोम के साथ, या उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि हमारे पास एक होता है लोएस डीट सिंड्रोम, तो ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स के साथ एसोसिएशन में भी हमें क्लब फुट मिल सकता है। सो क्लब फुट क्या है, जिसमें फुट जो है एक या दोनों इंटरनली रोटेटेड और एडक्टेड होते हैं। ये स्ट्रक्चरल और पोस्चरल हो सकता है। इसमें यूजुअली जो जॉइंट्स हैं वो सब टेलर, टेलो नेविक्यूलर या आपका एंकल जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। इटियोलॉजिकली या तो ये सिंगल जीन डिफेक्ट है या ये दूसरों के साथ एसोसिएटेड है।
लास्टली हमने कहा कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसके ट्रीटमेंट में 2 अप्रोच होता है, या तो हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं या ऑपरेटिव मैनेजमेंट करते हैं। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आप बुक में अगर साथ देखें तो एक उन्होंने पट्टी सी बनाई हुई है, एक प्लास्टर सा होता है जिसको हम पॉन्साटी मेथड कहते हैं। ये अप्लाई करने से मोस्टली मोर देन 80% पेशेंट सक्सेसफुली मैनेज हो जाता है। अगर नहीं होगा तो फिर हम सर्जरी करते हैं। तो कंजर्वेटिव में हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं पॉन्सेटी मेथड। और ये जो पॉन्सेटी मेथड है इसमें वो बताता है कि मोर देन 80% पेशेंट जो हैं वो मैनेज हो जाते हैं। इसमें बेसिकली करना क्या होता है, पेशेंट को भी और पेशेंट तो नहीं, पेरेंट्स को एजुकेट करना होता है। जब उसका क्लब फुट मौजूद है तो 2 वीक्स के बाद, जब वो 2 हफ्तों का हो जाए तो उसके बाद फिर क्या किया जाता है, फीट को जेंटली हम एक नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं, ठीक है, और उसको फिर जो है वो कास्ट कर देते हैं। सही है, उसको नॉर्मल पोजीशन में ला के कास्ट करते हैं। और ये जो कास्टिंग होती है ये सीरियल होती है, आपने वीकली बेस के ऊपर इसको चेंज करना होता है। लेकिन 8 से ज़्यादा कास्ट नहीं होने चाहिए बिफोर सर्जरी। 7 कर लिए फ़र्क नहीं पड़ा, 8 कर लिए फ़र्क नहीं पड़ा, बस फिर 9वां नहीं करना, फिर आपने सर्जरी रेफर कर देनी है, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में सर्जिकल प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं होते, लेकिन अगर ये नॉन सर्जिकल फेल हो जाए तो फिर हम सर्जरी करते हैं। यहाँ पे बेटे उसने हमें 3 मेथड्स बताए हुए हैं। नंबर 1 हमारे पास होती है टेनोटमी। जो टेनोटमी है इसमें हम इशियलिस टेंडन को अंडर लोकल एनेस्थीसिया रिलीज कर देते हैं, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास होती है इंटीरियर टीबियल टेंडन ट्रांसफर। इस इंटीरियर टीबियल टेंडन ट्रांसफर, टेंडन को ट्रांसफर किया जाता है, यानी इस टेंडन को फर्स्ट टो से रिमूव करके, कट करके थर्ड टो के साथ अटैच किया जाता है ताकि ये पाँव को ऐसे बाहर की तरफ खींच ले, ठीक है। और तीसरी हमारे पास होती है ट्रिपल ऑर्थोडेसिस। ये वो लोग हैं जो लेटली हमारे पास आते हैं। ऑर्थोडेसिस का मतलब होता है जॉइंट्स को जोड़ना। ट्रिपल ऑर्थोडेसिस में हम तीनों जॉइंट्स को आपस में जोड़ देंगे। लेट प्रेजेंटेशन में ये किया जाता है। कौन से जॉइंट हैं, वही सबटेलर जॉइंट है, टेलोनेविक्यूलर जॉइंट है और कैल्किनो क्यूबॉइड जॉइंट है। कैल्किनो क्यूबॉइड जॉइंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फुट, क्लब फुट, ठीक है। हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो या जैसा भी लग रहा हो, लेकिन ये बेटे बहुत आसान सी बात है। ये एक या दोनों पाँव को हो सकता है। फुट आपका इंटरनली एडक्टेड होता है। इसकी रीज़न कोई कंजेनाइटल सिंगल डिफेक्ट या फिर ये मल्टीपल डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। टोटली ट्रीटेबल है। नॉर्मली ये पेशेंट अपनी लाइफ गुजारता है और इवन आगे जाके खेल कूद में भी हिस्सा ले सकता है, खेलों में भी, ठीक है। उसके बाद ये स्ट्रक्चरल या हो सकता है पोस्चरल। हम लोग इसकी मैनेजमेंट इनिशियली कंजर्वेटिव करते हैं, जिसमें ये पॉन्सेटी मेथड अप्लाई किया जाता है, जिसपे आप वीकली बेस पे कास्ट लगाते हो। फेल हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर आगे बहुत ही आसान 2 और चीज़ें हैं जो एक मैंने आपको तस्वीरें दिखा दी। नंबर 1 इज पेस प्लेनस। प्लस पेनस को बेटे क्या भी कहते हैं, फ्लैट फुट भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया फ्लैट फुट क्यों, क्योंकि आर्च ऐसे करके ना, ऐसे हमारा पाँव ऊपर से उठा हुआ होता है, ठीक है। मुझे ठीक से बनाना नहीं आता, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आर्च एक या दोनों फुट की, या तो शायद ये आर्च कभी डेवलप ही नहीं हुई या डेवलप हुई थी तो ये कोलैप्स कर गई है, ठीक है। और वो कहते हैं ये उन लोगों में लेस कॉमन है जो बचपन में नंगे पाँव फिरते हैं। चलो हमारे को ही तो फायदा हो, मैं तो बहुत ही नंगे पाँव फिरती, और एज कम्पेयर टू दोस्त बच्चे जो कि जूते पहन के रखते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 वो कहता है कि ये जो है वो फीमेल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू मेल, और ये उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है जो कि डायबिटिक हैं, ओबीज हैं, हाइपरटेंसिव हैं, ठीक है। और इंजरी या फिर आपके फीट पे प्रोलॉन्ग स्ट्रेस हो तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसको डायग्नोज करने के लिए हम पेशेंट को ना वेट फुटप्रिंट का कहते हैं। आपको पता है कोई पाँव गीले करके कहीं चले तो पाँव का निशान इस तरह से बन रहा होता है ना, यूं बीच में से वो काटा हुआ होता है पाँव ऐसे, जो हमें आर्च को इंडिकेट करता है। लेकिन इन लोगों का अल्लाह माफ़ करे, लेकिन इन लोगों का ऐसा पाँव नहीं होगा। सो वेट फुटप्रिंट टेस्ट जो है वो इनका कराया जाता है। बाकी ये कि पेशेंट को इतना कोई मसला नहीं होता तो कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर ये फ्लैट फुट किसी और कंडीशन जैसे कि नेविक्यूलर बोन या फिर टार्सल कॉलिशन के साथ इन्वॉल्व है जहाँ पेन है, तो फिर हम एक्सरे करके अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। सो सिर्फ टर्म का पता होना चाहिए कि पेस प्लानस का मतलब होता है फ्लैट फुट जिसमें आर्च या तो बनी नहीं है या आर्च बनी थी और कोलैप्स कर गई है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद बेटे हमारे पास नेक्स्ट जो डिजीज़ है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको लेग क्लेव या पार्थस डिजीज़ भी कहते हैं। अब ये जो लेग क्लेव या पार्थस डिजीज़ है, इसमें इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि सडनली क्या होता है, ये ज़्यादातर इफेक्ट करता है प्रीडोमिनेंटली बॉयज़ को, और इसमें एकदम से जो ब्लड सप्लाई होती है ना फेमरल हेड की तरफ, फेमरल हेड की तरफ सडनली जो ब्लड सप्लाई होती है वो क्या होती है, डिसरप्ट हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है।
अब ये जो ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई है इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, हेरिडिटरी, ट्रोमा, एंडोक्राइन, इन्फ्लेमेटरी, न्यूट्रिशनल या सर्कुलेटरी हीमोडायनामिक, ठीक है, ऑल्टर्ड सर्कुलेटरी हीमोडायनामिक। सिम्टम्स यही होते हैं कि पेशेंट को हिप थाई नी में बड़ा पेन होता है, चल नहीं सकता, और दोनों लिम्स की जो लेंथ है उसमें भी डिस्क्रिपेंसी आ रही होती है। एक्सरे में हम देखें तो एक फ्लैटेंड या फ्रेगमेंटेड सा हमें हेड नज़र आ रहा होता है। ऑल्दो ये सेल्फ लिमिटिंग है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमने नहीं करना, हम लोग बस पेशेंट को एनाल्जेसिया देते हैं और उसके बाद ट्रैक्शन देते हैं ताकि अवॉइड किया जा सके डैमेज को, और फिजियोथेरेपी करें तो पेशेंट जो है वो खुद ही इम्प्रूव कर जाता है, ठीक है। एंड बेटे लास्टली हमारे पास आ जाता है एकॉन्ड्रोप्लेजिया। सो एकॉन्ड्रोप्लेजिया में आपने याद रखना है कि ये डिवार्फिज्म का एक इंपॉर्टेंट कॉज है, बोनेपन का। बोनेपन की एक रीजन ग्रोथ हार्मोन ना होना भी होता है, लेकिन एक रीजन एकॉन्ड्रोप्लेजिया भी है। एकॉन्ड्रोप्लेजिया में आपने जो याद रखना है फिर एमसीक्यू वो ये कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 3 जो है ना उसमें म्यूटेशन है, और उस म्यूटेशन की वजह से फिर ज़ाहिर इनकी ग्रोथ नहीं होती, डिसप्रोपोर्शनिएट ग्रोथ होती है, छोटी छोटी फिंगर एंड टोज होते हैं, हेड बहुत बड़ा होता है जैसे मैंने आपको तस्वीर दिखाई, स्पाइनल के फॉसेस लॉर्डोसस होते हैं, और इसकी डायग्नोसिस जो है वो हम प्रीनेटली भी करते हैं। ट्रीटमेंट ऑल्दो इसका नहीं है, ग्रोथ हार्मोन ट्राई किया गया लेकिन उससे एकॉन्ड्रोप्लेजिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास लिखा हुआ है स्लिप्ड अपर कैपिटल फेमरल एपिफाइसिस, इसकी एग्जैक्ट एटियोलॉजी हमें नहीं पता। ये बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन होती है, 10 से 16 साल के लड़कों में, और ये उन लोगों को इफेक्ट करती है जो ऑलरेडी शॉर्ट हैं और चबी से हैं, हाइपोथायरॉइड हैं या हाइपोगोनाडल हैं। बायलेटरल भी हो सकती है, बस जो फेमरल हेड की एपिफाइसिस है ना वो वीकन हो जाती है एंड देन स्लिप करती है, फेमरल नेक जो है वो इंटीरियरली आ जाती है और अपवर्ड आ जाती है। इसमें गेट खराब हो जाती है, पेशेंट को पेन होता है, ट्रीटमेंट में आप रिडक्शन एंड पिनिंग करते हो ऑफ द अफेक्टेड फीमर, ठीक है। सो ये बहुत आसान से इसके कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं, इसमें इतनी ज़्यादा आपको डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए कि जी डिस्प्लेजिया में उनका जो आपस में फीमर के हेड ने स्टैबुलम में लगना था वो नहीं होता, ठीक है। क्लब फुट में फुट इनवर्ड होता है और एडक्टेड होता है। पैस प्लानस के अंदर जो है वो उसकी फुट आर्च फ्लैट हो जाती है। पार्थस में ब्लड सप्लाई टुवर्ड द फेमरल हेड इंटरप्ट हो जाती है। स्लिप्ड अपर कैपिटल फेमरल एपिफाइसिस में वो स्लिप हुई भी होती है, कौन फेमरल हेड, और उसकी वजह से नेक एंटीरियरली आती है। और एकॉन्ड्रोप्लेजिया के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन 3 है उसकी म्यूटेशन होती है, इसलिए ये बंदे जो हैं वो ग्रो नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पेडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स। तो बेटे ये आसान सी थी, इसमें कोई कंसर्न कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बोन ट्यूमर्स करेंगे, ठीक है।